हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भारत की परिवहन व्यवस्था के बारे में। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करें ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो परिवहन व्यवस्था से लेकर वह दूर हो सके और आप अपना एग्जाम अच्छा से क्रैक कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत का जो दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह नेशनल हाईवे 7 है, यानी HS 7 के नाम से जिसे जाना जाता है। और भारत का दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है सबसे बड़ा। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग के द्वारा जाना जाता है? तो NH 2 को। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क की बात होगी तो मनाली है जो लेह में है, तो वो सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है जो मनाली है। आप यहाँ जो चित्र में देख रहे हैं ये मनाली की ही सड़क है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर बर्फ की चादरें बिछी हुई है। ग्रांड ट्रंक सड़क निर्मित है तो अमृतसर एवं कोलकाता के बीच है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है सड़क परिवहन से है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों एवं राज्यों की राजधानी से। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? जो ग्रांड ट्रंक रोड था तो उसे शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो श्रीनगर एवं कन्याकुमारी। कौन सा भारतीय क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह की बात करें तो छोटा नागपुर है, क्योंकि यहाँ खनिज पदार्थों की जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बाद में किस स्थान से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो बेलाडी से। बेलाडी खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम से। भारत के केंद्रीय मुख्य लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आप लोग यहाँ कर्नाटक का चित्र दे सकते हैं मानचित्र में। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। बाद में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ है। बाद में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट प्रकार की है। बाद में जस्ता उत्पादक राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा राजस्थान। बाद में खेतड़ी स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा। खेतड़ी से क्या है? तांबा अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी उसका उत्पादन वहां से होती है। भारत के किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो छत्तीसगढ़ होगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाएगी। पलामू एवं लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट। भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उड़ीसा। भारत में कौन सा राज्य जो है गंधक उत्पादन में अग्रणी है? तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर थाने के मध्य। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के कारण का। इसी के शासनकाल में रेलवे और जो तार व्यवस्था थी, संचार और तार व्यवस्था, इसमें काफ़ी प्रगति हुई थी। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म की बात करें तो गोरखपुर हो जाएगा। बाद में रेल मार्ग का सबसे सघन जाल किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलगाड़ी नहीं है? तो मेघालय में अभी एक भी रेलगाड़ी नहीं चलती है। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी की बात करें तो शताब्दी एक्सप्रेस है। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? विवेक एक्सप्रेस। पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताएं तो समझौता एक्सप्रेस है।
कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिम घाट्स। कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटका, गोवा एवं केरल। कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत हो गया है? तो 28%। जो रेलवे मार्ग है वह विद्युत से चलती है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में। भारत के किस नगर में 2 रेलवे का मुख्यालय है? मुंबई। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 17। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो हुबली हो जाएगा। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ गया? तो हाजीपुर हो जाएगा। रेलवे के नवगठित जोन उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.6761 मीटर। 1.676 मीटर होता है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? 1925 ईस्वी में। भारत में प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी के नाम बताए? दक्कन क्वीन है। भारत में कोयला से चलने वाला देश का सबसे पुराना भाप लोकोमोटिव कौन है? फेयरी क्वीन। आप मैप में देख सकते हैं, जो चित्र है वहाँ फेयरी क्वीन का चित्र देख सकते हैं। भारत में प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में। कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत जो कर्मचारी हैं भारतीय रेलवे में सम्मिलित है? तो 40%। कुल कर्मचारी का आधे से कुछ ही कम क्या है? रेलवे में कर्मचारी रहते हैं। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई 63,974 किलोमीटर है। देश में माल परिवहन के लिए सबसे बड़ा माध्यम रेल ही होता है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? 1911 ईस्वी में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं चेन्नई के बीच। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माणाधीन है कोच्चि में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। बाद में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? 6। भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई है। अब यहाँ मुंबई का बंदरगाह देख सकते हैं, भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का आधुनिक बंदरगाह की बात करें तो नवा सेवा बंदरगाह हो जाएगा। नवा सेवा बंदरगाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जवाहर नेहरू बंदरगाह, जो मुंबई में है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया? तो नवा सिहा को। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के बीच कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम। भारत में कौन सा बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कांडला। भारत का सबसे लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट किसको जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से इलाहाबाद को। जो सेकेंड राष्ट्रीय जलमार्ग है वह सदिया से घुबरी को। राष्ट्रीय मार्ग थर्ड जो जोड़ता है जलमार्ग सब है तो कोल्लम से कोट्टापुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग फोर्थ जोड़ता है काकीनाडा से मरक्कानम को। भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो 98%। भारत में बंदरगाहों की संख्या 13 है। मार्मागांव पत्तन स्थित है गोवा में। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है इंदौर। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा था स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह की बात करें तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम।
कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हो जाएगा। नवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है। कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की इस्चुअरी पर स्थित है? मालवा गांव। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से जो हल्दिया तक है उसको। अब हम देख लेते हैं भारत की जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में। तो भारत के महासागरीय नगरों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो चेन्नई का। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? 2011 में जनगणना हुई थी तो 332। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य बिहार था। सबसे कम कौन था? चेन्नई था और सबसे ज्यादा बिहार था। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या 943 थी। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल में। भारत में सबसे लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात की बात को 919, 1000 बच्चों पर पुरुषों पर लड़कों पर 919 लड़कियां हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.9% था। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी? 35 थी। भारत के नगरीय जनसंख्या में किस प्रदेश की सर्वाधिक योगदान है? तो महाराष्ट्र की। कौन सा भारतीय क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। भारत में किस स्थान से उत्तम किस्म से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? बेलाडी से। बेलाडी खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। भारत में कुंद्रे लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक हो जाएगा। आप यहाँ कर्नाटक का चित्र देख सकते हैं मानचित्र में। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। बाद में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारत में पाया जाने वाला लोहा अधिकांश लोहा कैसा है? हेमेटाइट प्रकार का। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राजस्थान हो जाएगा। बाद में खेतड़ी स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा हो जाएगा। भारत के किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो छत्तीसगढ़। बक्साइड उत्पादन में सबसे अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा। पलामू एवं लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। बाद में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उड़ीसा। बाद में कौन सा राज्य गंधक उत्पादन में अग्रणी है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ थी। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे। उनमें पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड लार्जेस्ट स्थान है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवीं शिशु कन्या का क्या नाम था? आस्था रखा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी 17.5% है। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ वृद्धि दर क्या है? बराबर चल रही है। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांगी विभाजन वर्ष कहलाता है 1921। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं थी। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य की बात करें तो नागालैंड हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति कितने हैं, उनकी संख्या की बात होती है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना था? तो 31.16% यानी 16% हो जाएगा। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा जो क्षेत्र है? तो संघ क्षेत्र में तो दिल्ली है। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस नगर की जनसंख्या की बात करें तो 50 लाख से अधिक हो गया। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जातियों के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो मिजोरम में 94.4%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पंजाब में। 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात की बात करें तो पंजाब होगा। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात मिजोरम में है। अगर अनुसूचित जातियों की बात करें तो पंजाब होगा। अगर अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो मिजोरम हो जाएगा। बाकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान 8.6% है। भारतीय कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जनसंख्या में योगदान 16.6% है। साक्षरता की दर की गणना के लिए आयु सीमा निर्धारित है 7 वर्ष से ऊपर। भारत में 2001 से 11 में साक्षरता वृद्धि दर 8.2% रहा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो औसत साक्षरता की बात करें तो 73% था। पूर्व साक्षरता हेतु कितनी प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? 90%। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? अब 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल होगा और सबसे कम बिहार होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में होगा। और सबसे अधिक की बात करेगा महिलाओं की भी बात हो रही है तो ये भी केरल होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? लक्षद्वीप में। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना की राज्य में चलाई गई थी हरियाणा में। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर कितना है? 99%। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग में? तो 1106। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन है? बिहार सबसे घनी आबादी वाली राज्य है। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 61.8% है। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य भी बिहार ही है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो प्रथम स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 9.15%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? 51.5%। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नागालैंड हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 2070 तक। बाद में नागरिक केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है 6 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोग लगभग की जनसंख्या कितनी है? 37 करोड़। अब देख लेते हैं हम भारत की जनजाति के बारे में। जनजातियां पाई जाती है भारत के किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो राजस्थान की जनजाति की बात करें तो मेड़ा पाई जाती है। दक्षिण भारत की मुख्य जनजाति की बात करें तो हाँ टोडा हो जाएगा। कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं। आओ जनजाति के लोग क्या है? असम में रहते हैं। कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो भूटिया है।
चेंचूस जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के। उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। गद्दी लोक निवासी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की हैं। राजमहल पहाड़ी पर निवास करने वाली जनजाति सौरिया कहलाती है। बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति थारू है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण एवं विभिन्न आवास। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। संथाल किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? झारखंड की। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। गारो खासी जयंतीय ज्योति है किस राज्य में केंद्रित है? मेघालय में। लांबा जनजाति किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? केरल में। दफला तथा सिन्हवो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र की बात करें तो सिक्किम होगा। ओंग, जारवा, सिम्पेन, सिंटनली तथा निकोबारी कहाँ की जनजातियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड। आदिवासी समूह सहारिया राजस्थान और मुंडा जनजाति झारखंड है। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति जौनसारी है। बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से हो जाएगा। कादर, उरावली, मोपला किस राज्य की जनजाति है? केरल की। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र की प्रमुख जनजाति की बात करें थारू हो जाएगा। भूमिज जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। कोल जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में और गोंड भी। कोल और गोंड भी। खौड जनजाति का निवास स्थान उड़ीसा है। कादर किस राज्य में निवास करने वाली जनजाति है? केरल में। कोटा उडागा जनजाति का निवास स्थान है तमिलनाडु। गुज्जर किस प्रदेश की जनजाति है? राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर की। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ओरांव की। भारत के किस राज्य में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? हरियाणा में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि सबका हेल्प हो सके। तो थैंक यू। आप लोग इस प्रकार वीडियो में बने रहें।